आपको बताएं कि गोसरा के नवाहिचा के 181 गाफबे में 3 अफराद की असलाह की नोक पर बेवा से मुबैना ज्यादती। मुतासरा खातून बकरियों के लिए खेतों से घास लेने गई और जहां मुल्जिमान ने खातून को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। 3 अफराद की असलाह की नोक पर बेवा से मुबैना ज्यादती जिनसी दरिंदगी का वाकया चौक 181 गाफबे में पेश आया। मुतासरा बेवा 20 अक्टूबर को बकरियों के लिए खेतों से घास लेने के लिए गई थी। पुलिस राय के मुताबिक इदरीस, अकरम और फारूक ने अगवा करके असलहा की नोक पर ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान ने गैंग रेप की वीडियो भी बनाई। मुतासरा खातून की जानिब से बताया गया कि मुल्जिमान सुलह के लिए अब रकम की ऑफर भी करते रहे हैं। 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया है। मुतासरा खातून का मेडिकल करवाया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद है हाफिज फरहान अली। जी फरहान, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया चक नंबर 181 गांव में पेश आया है, जहां पर बेवा खातून जो है वो खेतों से बकरियों के लिए घास लेने गई। वहां पर इदरीस और उसके साथी ने खातून को गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया है और खातून की वीडियो भी मुबैना तौर पर वहां पर बनाई है। खातून की जानिब से पुलिस को दरखास्त दी गई है। उसके बाद FIR का इंतराज करते हुए पुलिस ने मुल्जिमान को भी हिरासत में ले लिया है, जबकि DSP वकार अहमद का कहना था कि खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है, जिसके बाद मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज फरहान अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्जिमान सुलह के लिए रकम की ऑफर भी करते रहे। मुतासरा खातून की जानिब से बताया गया मुल्जिमान ने गैंग रेप की वीडियो भी बनाई, जबकि असलहा के जोर पर अकरम, इदरीस और फारूक ने अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया। थाना डिचकोट के इलाका सूद की रकम पर वक्त अदा न करने पर बाअसर जमींदार ने शहरी को 2 बच्चों समेत मुबैना गिरवी रख लिया। बीवी ने अपने खावंद और 2 बेटों को छुड़वाने के लिए अपने 8 साला बेटे की बोली लगा दी। 5 लाख रुपए में बच्चा फरोख्त करने बाजार पहुंच गई। नागकला की रिहायशी खातून नजमा पुरानी गल्ला मंडी के पास बच्चा बराए फरोख्त का प्ले कार्ड थाम कर गाहक की मुंतजिर है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि थाना डिचकोट के इलाका सूद की रकम पर वक्त अदा न करने पर बाअसर जमींदार ने शहरी को 2 बच्चों समेत मुबैना गिरवी रख लिया है और बीवी ने अपने खावंद और 2 बेटों को छुड़वाने के लिए अपने 8 साला बेटे की बोली लगा दी है। 5 लाख रुपए में बच्चा फरोख्त करने बाजार पहुंच गई। नागकला की रिहायशी खातून नजमा पुरानी गल्ला मंडी के पास बच्चा बराए फरोख्त का प्ले कार्ड थाम कर गाहक की मुंतजिर है। डिचकोट में ये जो मनाजिर देखे गए, जहां पर थाना डिचकोट के इलाका सूद की रकम पर वक्त अदा न करने पर बाअसर जमींदार ने शहरी को 2 बच्चों समेत मुबैना गिरवी रख लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाने की हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना सिद्दीक। जी फरजाना, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एक अफसोसनाक वाकया थाना डिचकोट के इलाका का है। वहाँ की रिहायशी खातून नजमा, जो कि नागगिला गांव की रिहायशी है, वो पुरानी गला मंडी के पास अपना कम उम्र बेटा लिए उसकी 5 लाख रुपए की बोली लगाने पहुंच गई। इस खातून का कहना है कि उसका शोहर और उसके 2 बच्चों को बाअसर जमींदार ने इस वजह से मुबैना तौर पर गिरवी रखी है क्योंकि वो सूद की रकम अदा नहीं कर सका, क्योंकि वो अपने खामद और अपने उन 2 बेटों को उस बाअसर जमींदार की कैद से छुड़वाना चाहती है, तो उसके लिए पैसों की जरूरत है और 5 लाख रुपए की रकम है जो उसने अदा करनी है, तो इसलिए वो अब अपने कम उम्र बेटे की बोली लगानी यहाँ पर पहुंची है। तमाम खातून ने हाथ में प्ले कार्ड भी उठा रखा है और बाकायदा तौर पर बाजार में बैठी हुई है, जिसको देखकर शहरी भी शशोपंज का शिकार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस वक्त आपको बताएं कि थाना डिचकोट के इलाका सूद की रकम पर वक्त अदा न करने पर बाअसर जमींदार ने शहरी को 2 बच्चों समेत मुबैना गिरवी रख लिया है। इसी हवाले से बच्चे और मां का क्या कहना है, आप ही देखिए। मैं अपनी अम्मी की खातर विकना चाहूँगा। मैं अपनी अम्मी की खातर विकना चाहूँगा। मैं अपनी अम्मी की खातर विकना चाहूँगा। मैं अपनी अम्मी की खातर भी अपने बच्चे ने वेचना है। मेरा बंदा उत्थे नागां वाली कैद दे विच वा। मेरे 2 बच्चे निक्के निक्के, एक वड्डा सड़िया होया वो मजदूर आ बांह दे उत्तों, इस करके असीं इन्ने मजबूर आ भी असीं 5 लाख दे विच अपना बच्चा देना वा ते उन्हां कोल अपना मियां ते मैं अपने 2 बच्चे कैद जेहड़े वो छुड़ाउणे आ। असीं अपने बच्चे ने वेचना है। मेरा बंदा उत्थे नागां वाली कैद दे विच वा। मेरे 2 बच्चे निक्के निक्के, एक वड्डा सड़िया होया वो मजदूर आ बांह दे उत्तों, इस करके असीं इन्ने मजबूर आ भी असीं 5 लाख दे विच अपना बच्चा देना वा ते उन्हां कोल अपना मियां ते मैं अपने 2 बच्चे कैद जेहड़े वो छुड़ाउणे आ। असीं अपने बच्चे ने वेचना है। मेरा अपने बच्चे और मां का मौकिफ सुना मुमताज सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद जावेद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जावेद शरीफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जावेद शरीफ साहब, इस वक्त इस हद तक गुर्बत पहुंच चुकी है कि बीवी ने अपने खावंद और 2 बच्चों को छुड़वाने के लिए अपने 8 साला बेटे की बोली लगा दी है 5 लाख रुपए। क्या हमारा मुआशरा इतना पस्ती का शिकार है कि अब जो सूद अदा करने के लिए बच्चों की बोली लगाना पड़ेगी?
جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے اس ایشو پہ مجھے اپنے موقف کے اظہار کا موقع دیا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سود ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ ہے، اور دوسرا اصول جو جانوروں کے معاشرے میں ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، تگڑا جانور کمزور جانور کا شکار کرتا ہے، لیکن جو انسانی معاشرہ ہے وہ کبھی بھی اس اصول پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ ہمارے فیصل آباد میں پاکستان کا جو تیسرا بڑا شہر ہے اس کے نواحی علاقہ جس کا آپ یہ دکھا رہے ہیں مجھے، اگر وہاں یہ صورتحال ہے کہ ایک ماں کے بچوں کو گروی رکھ لیا ہے کہ اس نے پیسے کچھ لیے اپنی مجبوری کے تحت اور پھر وہ پیمنٹ نہ کر سکی، پہلے تو زیادتی یہ ہے کہ کمزور کو آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی شرح پہ اس کو آپ نے پیسے دیے ہیں، پھر اس کا سورس آف انکم نہیں ہے، پھر اس کے بچوں کو آپ نے گروی رکھ لیا ہے اور اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب جب کسی انسان کے پاس کوئی ایسا سورس نہ ہو جس کے تحت وہ پیمنٹ کر سکے تو وہ یقیناً سرے بازار آتا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میری بولی لگائیں، اور ایک لختے جگر کو پیش کر دیا ہے لوگوں کے سامنے کہ بھی آپ اس کو خریدیں اور مجھے پیسے دیں تاکہ میں اپنے خاوند اور اپنے بچوں کو وہاں سے چھڑوا سکوں۔ جب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کا خاکہ جب ذہن میں آتا ہے تو وہاں تو انسانی حقوق کے تحفظ کو اچھا جاوید صاحب یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ پوسٹرز ہم دیکھتے تھے سود ایک لعنت ہے، سود جو ہے وہ خدا کے ساتھ جنگ ہے، تو اب حکومتی سطح پر کیا اقدامات ہونے چاہیے تاکہ اس لعنت سے بچا جا سکے اور بچوں کو جو بچے مائیں اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہیں ان کو اس نعمت سے محفوظ رکھا جا سکے؟ دیکھیں جی، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سود جو ہے اس کو اسلام میں مکمل طور پہ منع کیا گیا ہے، لیکن جب آپ اپنے ذاتی لالچ کی خاطر آپ اس کو کاروبار بناتے ہیں کہ معاشرے سے کمزور لوگ پک کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور انہیں بوقت ضرورت کچھ پیسے دے کے بہت بڑی شرح سود پہ اور پھر ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو پورے طریقے سے ضلعی مشینری کو حرکت میں لا کے اس کو پینیٹریٹ کرنا چاہیے، اور کس کس علاقے میں یہ دھندا ہو رہا ہے، کون کون شخص اس دھندے میں ملوث ہے جو غریبوں کا استحصال کر رہا ہے، اور اگر حکومت اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پہ پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کے دور حکومت میں یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور جب انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو آپ یقین جانیں کہ مظلوم اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور کسی ایک کی مظلوم کی بددعا سے پورا معاشرہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تک آپ نے آواز پہنچائی، آپ اس بات کا کریڈٹ آپ کو لینا چاہیے، لیکن اگر اس پہ ضلعی مشینری حرکت میں نہیں آتی، حکومتی نمائندے اس میں حرکت میں نہیں آتے اور اس ماں کی جو ننھی جان اس نے پیش کی ہے سرے بازار، اس کو اس تذلیل کا کفارہ ادا نہیں کرتے اور اس کی گردن تک نہیں پہنچتے جس شخص کی وجہ سے یہ ماں اس نوبت تک پہنچی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا، حکومتی نمائندوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ممتاز سوشل ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود محمد جاوید صاحب بہت جو اپنا موقف دے رہے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ بیوی نے اپنے خاوند اور 2 بیٹوں کو چھڑوانے کے لیے اپنے 8 سالہ بیٹے کی بولی لگا دی، 5 لاکھ روپے میں بچہ فروخت کرنے بازار پہنچ گئی۔ ناگ کلاں کی رہائشی ہے خاتون نجمہ، پرانی غلہ منڈی کے پاس بچہ برائے فروخت کا پلے کارڈ تھام کر گاہک کی منتظر ہے اور 5 لاکھ اس کی بولی لگائی گئی ہے۔ تھانہ ڈسکوٹ کے علاقہ کے اندر سود کی رقم بر وقت ادا نہ کرنے پر بااثر زمیندار نے شہری کو 2 بچوں سمیت مبینہ گروی رکھ لیا ہے۔ بیوی نے اپنے خاوند اور 2 بیٹوں کو چھڑوانے کے لیے اپنے 8 سالہ بیٹے کی بولی لگا دی ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ اور ڈسپیرٹی الاؤنس، ہاؤس رینٹ الاؤنس اور دیگر الاؤنسز کے حصول کے لیے آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کا NFC کے باہر احتجاج۔ ایپکا سلطان مجددی گروپ سے ڈویژنل اور ضلعی عہدیداران کی شرکت، مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں دھرنا دینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ تنخواہوں میں اضافہ، ڈسپیرٹی الاؤنس اور اس کے علاوہ ہاؤس رینٹ الاؤنس، دیگر الاؤنسز کے حصول کے لیے آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کا NFC کے باہر احتجاج۔ ایپکا سلطان مجددی گروپ سے ڈویژنل اور ضلعی عہدیداران کی شرکت،
मुतालिबात पूरे न होने की सूरत में धरना देने का फैसला किया गया है। इस हवाले से बताएं कि तनख्वाहों में इजाफे, डिस्पैरिटी अलाउंस और इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, दीगर अलाउंसेस के हुसूल के लिए ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का NFC के बाहर एहतजाज। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा इस हवाले से जो मुसाहिरीन हैं उनके क्या मुतालिबात हैं? जी, उनके मुतालबात हैं कि हुकूमत की जानिब से जो दीगर इदारों को और दीगर जो यहाँ पे कैंपस हैं उनको अलाउंसेस दिए जाते हैं और इसके साथ साथ तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। वो तनख्वाहों में इजाफा जो है वो फैसलाबाद में मौजूद कैंपस के मुलाजमिन को भी दिया जाए। हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा आप एपकाप को भी रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर जो NFC के मुलाजमिन हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मुतालबात है आपकी जानिब से? ये हमारा को % की हाउस रेंट बढ़ाया है, वो उसी जिस तरह बाकी इदारों को बढ़ाया है, इसी इंस्टीट्यूट का भी बढ़ाया जाए। ये इंतजामिया हट धर्मी पे उतरी हुई है। हम कहते हैं, हमने लेटर भी बहुत सारे लिखे हैं इनको, लेकिन ये इंतजामिया टच से मस नहीं हो रही। यहाँ के डेली वेजेस मुलाजमीन हैं, वो बेचारे 17,000 रुपये अभी तक ले रहे हैं 3 साल से। जब तक नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, इनको 22,000 रुपया सैलरी दी जाए। लेकिन सुबह से शाम तक बेचारे इतनी मेहनत से काम करते हैं, इनको कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा। हमारा ये ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन फैसलाबाद डिवीज़न का ये मुतालबा है, अगर इंतजामिया ने ये गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर इनकी सैलरियाँ ना बढ़ाई, अगला एहतजाज इंशाल्लाह पूरे फैसलाबाद का होगा और पूरे फैसलाबाद के अदारे हम बंद करेंगे और DC ऑफिस चौक में हम बैठेंगे। जब तक मुतालबे पूरे नहीं होते उतनी देर तक हम इंशाल्लाह बैठे रहेंगे। ये बताइएगा मजीद क्या मुतालबात हैं? अभी तक स्वीपर्स को मुस्तकिल नहीं किया गया, तनख्वाहें जो डेली वर्जर हैं उनकी 20,000 के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। ये जो माली स्वीपरों का मामला है, हमारे पहले का जो तरीकाकार है कि 5 साल के बाद आम जो लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट को क्लरिकल स्टाफ भी भर्ती करते हैं, उसको 5-5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, डेली वेजेस पे रखते हैं। फिर जो गवर्नमेंट के रूल है उसके मुताबिक परमानेंट नहीं किया जाता। अब माली स्वीपरों को ये 20-20 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए डेली वेजेस पे भी, कि वो उनकी सारी उम्रें गुजर गई हैं। अब वो ना पेंशन के लायक हैं, ना वो अपना वेलफेयर बोर्ड के लायक हैं, ना उनको फंड मिलेगा, ना उनको EOBA मिलती है। वो बेचारे किधर जाएंगे? अगर अभी भी उनको परमानेंट कर दें, चलो 15 EOBA के लिए भी 15 साल सर्विस मस्ट है। अब महंगाई का जो है, अब महंगाई के खिलाफ हमारा एहतियाज है। ये बताइएगा, क्योंकि डायरेक्टर से आपके मुज़ाकरात भी हुए, उनकी जानिब से भी क्या बात की गई है? डायरेक्टर साहब से मुज़ाकरात हुए हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम आपकी हर मुतालबा पूरा करते हैं, लेकिन बात यह है कि BOD नहीं बैठ रही। BOD बिठाना मैंने दरख्वास्त है जनाब शौकत महमूद साहब से कि इनको कहें कि BOD जल्द से जल्द बिठाएं और हमारी जो प्रमोशनें हैं वो करवाएं, काम करवाएं, और डेली वेजेस जो जितना भी स्टाफ है उनको सबको परमानेंट किया जाए। और 10% ये बुनियादी तौर पर मुतालबात हैं। इनका कहना है कि अगर मुतालबात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता और 10% तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता, 25% जो दीगर अलाउंसेस हैं, स्पेशल अलाउंस है, इसके साथ साथ डिस्पैरिटी अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, अगर नहीं दिया जाएगा तो ज़िला इंतजामिया को भी इस मामले में इन्वॉल्व किया जाएगा और डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर जो है वो धरना दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त जो है वो इस वक्त तमाम तर मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे, डिस्पैरिटी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और दीगर अलाउंसेस के हुसूल के लिए ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का NFC के बाहर एहतजाज जारी है और एपका सुल्तान मुजद्दिदी ग्रुप से डिविजनल और ज़िले ओहदेदारान की शिरकत, जहां पर मुतालबात पूरे न होने की सूरत में धरना देने का फैसला भी किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया गया, मुतालबात पूरे न हुए तो हम धरना देंगे और इस हवाले से बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से एहतजाजी रैली भी निकाली गई है। फैसलाबाद पावरलूम मालिकान की जानिब से कपड़े की सेल बंद और ताजिर परेशान हैं। कहते हैं कि कपड़े की सेल बंद होने से कारोबार तबाह होने का खदशा है। हुकूमत को बिजली और धागे की कीमत कंट्रोल करना है। इस हवाले से आपको बताएं कि पावरलूम मालिकान की जानिब से कपड़े की सेल बंद, ताजिर परेशान है। कपड़े की सेल बंद होने से कारोबार तबाह होने का खदशा है। लूम मालिकान किसी कीमत पर भी कपड़ा देने को तैयार नहीं है। कपड़ा न मिलने से अक्सर दुकानदार दुकानें नहीं खोल रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद है फजील अहमद। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पावरलूम मालकान की जानिब से बिजली के बढ़ते रेट्स और धागे की कीमतों में इजाफे पर कपड़े की सेल जो है वो बंद कर दी गई है। मार्केट के अंदर कपड़ा जो है पावरलूम मालकान की जानिब से नहीं दिया जा रहा, जिस पर कपड़ा मार्केटों के जो ताजर हैं उनकी जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि कपड़ा जो है वो मार्केट के अंदर नहीं आ रहा, जिससे शॉर्टेज कपड़े की पैदा होगी और इससे कपड़े का रेट जो है वो बढ़ने का खदशा है। और शेख अली रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं मंदर गली से, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शेख साहब बताइएगा, कपड़ा अगर इसकी
सप्लाई नहीं आती, पावरलूम मालकान 4 से 5 रोज़ और नहीं इस पाबंदी को हटाते, तो क्या हालात होंगे, मार्केटों को क्या कहेंगे? भाईजान मसला ये है कि इस टाइम हालात इतने ख़राब हो गए हैं, बिजली महंगी होने की वजह से लूमें बंद होना शुरू हो गई हैं, माल मिल नहीं रहा, माल किसी कीमत पे भी नहीं दे रहे, चोर बाजारी इतनी ज़्यादा है, बंदे की समझ से बाहर है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजली पूरी दे, बिजली सस्ती करे और हर चीज़ का फ्लो सही हो। पेट्रोल रोज़ आए दिन बढ़ाई जाते हैं, इन्होंने मार्केट तबाह करके रख दी है। इतना कारोबार मुतासर कभी भी नहीं हुआ जितना इस हुकूमत में हो गया। रोज़ाना बिजली के नर्ख बढ़ने की वजह से, रोज़ाना पेट्रोल बढ़ने की वजह से इतना हालात ख़राब हैं जिसका कहने की बात है। मार्केट देख लें आप, सन्नाटा छाया हुआ है और आधी दुकानें बंद हैं मार्केट में, कपड़ा ना होने की वजह से। इतने हालात बुरे आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। जी बिल्कुल, दुकानें भी जो है वो मार्केट में अभी तक आधी जो है वो बंद हैं, जिसकी बड़ी वजह ये है कि पावरलूम मालकान की जानिब से कपड़े की सेल बंद कर दी गई है, जिस वजह से दुकानें भी नहीं कुछ खुल रही हैं। इसके बाद अगर यही हालात रहे तो मार्केटें जो हैं वो सुनसान हो जाएंगी और जिसके पास कपड़ा होगा वो अपनी मनमर्जी से उसके रेट्स जो हैं वो नर्ख जो हैं लगा कर बेचेगा, जिससे महंगाई का नया तूफान आएगा। मुतालबा ये किया जा रहा है ताजरों की जानिब से कि पावरलूम मालकान को सस्ती ठीक है, बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी तरफ रुई की कीमतों में मुसलसल इजाफा। रुई की कीमतें 500 रुपए फी मन इजाफे के बाद 15,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता हजरात परेशानी से दो चार हैं। जबकि रुई की कीमतों में मुसलसल इजाफा। रुई की कीमतों में 500 रुपए फी मन तक इजाफा हुआ। रुई की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, 15,000 रुपए फी मन तक पहुंच गई और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता हजरात परेशानी से दो चार हैं। कीमतें काबू न हुई तो एक्सपोर्ट का ग्राफ भी गिरने का खतरा है। और इस हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त रुई की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है। बात करेंगे शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या कहना उनका? देखिए जी, जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है वो 20 बिलियन डॉलर का है, जो कि एक्सपोर्ट लेकर जानी है। लेकिन ये 20 बिलियन का हदफ तब तक पूरा नहीं हो सकेगा जब तक रॉ मटेरियल की कीमतें कम नहीं होगी, उसकी अवेलेबिलिटी जो उसको यकीनी नहीं बनाया जाएगा। इस वक्त रुई जो है वो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है और रुई की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंतहाई परेशान है। टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स हजरात जो हैं वो इस वक्त एसोसिएशन के हवाले से बात की जाए तो पीटीआई यानी पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एबूमा, एप्टमा और ये तमाम एसोसिएशन जो है इस वक्त सर जोड़कर बैठी हुई हैं और परेशान है कि क्या किया जाए, क्योंकि कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। 500 रुपये आज ही सुबह रुई की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ, जिसके बाद रुई की कीमत जो है 15,500 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच के तारीख का जो है वो नया रिकॉर्ड उसने कायम कर लिया है। इमरान महमूद जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उन्होंने मुशीर बराए वज़ीर आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद से फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि जो टेक्सटाइल पॉलिसी है वो फौरी तौर पर मुतारफ़ करवाई जाए ताकि किसी सिस्टम के तहत कारोबार को चलाया जा सके। आगे हेम टेक्सटाइल जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में आ रही है और हेम टेक्सटाइल की बिना पर अगले साल के ऑर्डर जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। और लेकिन अगर इसी तरह अनस्टेबिलिटी रही प्राइस की, यानी अगले दिन कुछ और कीमत होगी, हमें नहीं पता। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि डेंगू की वार जारी और डिवीजन में मजीद 15 मरीज डेंगू का शिकार हो गए। फैसलाबाद में 14 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। फैसलाबाद में रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 160 हो गई। जंग में एक शख्स डेंगू का शिकार हुआ। जंग में रवां साल 53 अफराद डेंगू से मुतासर हुए हैं। डेंगू की वार जारी, डिवीजन में मजीद 15 मरीज डेंगू का शिकार हुए। फैसलाबाद में 14 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। फैसलाबाद में रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 160 हो गई है। जंग में एक शख्स डेंगू का शिकार, जबकि जंग में रवां साल 53 अफराद डेंगू से मुतासर हुए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि डेंगू वायरस का वार इस वक्त मजीद बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहां पर डिवीजन में मजीद 15 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और फैसलाबाद में 14 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद में रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 160 हो गई है। जंग में एक शख्स डेंगू का शिकार हुआ है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, आजादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजादार हुसैन, आगाह कीजिएगा, कितने मरीज रिपोर्ट हुए हैं? जी बिल्कुल, पिछले 24 घंटे के दौरान 14 मरीज लाइट और डीएचपी अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। इन मुतासरा मरीजों में एहसन, आसिफ, रमजान, उस्मान, रसूल, साजिद, शमसुल हक, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद वलीद, बशीर और मोहम्मद अकबर समेत दीगर मरीज शामिल हैं जो कि लाइट और डीएचपी अस्पताल में जेर इलाज हैं। 10 मरीज हैं वो लाइट अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं, 4 मरीज जो हैं डीएचपी अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह रवां साल डेंगू से मुतासर मरीजों की जो तादाद है वो 160 हो चुकी है। 122 मरीज लाइट अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। 38 जो मरीज थे वो डीएचपी अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। ताहम डेंगू वायरस के सबब 3 मरीज वो जहाँ भर्ती हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
टोबा टेक्सिंग में वाटर सप्लाई डिफॉल्टर्स की तादाद कम न हो सकी। म्यूनिसिपल कमेटी का 4.5 करोड़ का हदफ 1.5 करोड़ ही वसूल किए जा सके। 60 लाख से जायद गुज़श्ता सालों के बकायाजात ताहाल बरकरार हैं। टोबा टेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी का वाटर सप्लाई बिल का टारगेट पूरा न हो सका। म्यूनिसिपल कमेटी का सालाना हदफ 4.5 करोड़ रुपए फिक्स किया गया है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। जी तैयब सैफ, बताइएगा कितना टारगेट था और कितना अभी तक अचीव हो सका? टोबा टेक्सिंग के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का है कि जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से खुसूसी जो वाटर सप्लाई लाइन है वो बिछाई गई है और शहर के अंदर पानी जो है सप्लाई किया जाता है और उस तमाम सर्विस के जो है वो पैसे चार्ज किए जाते हैं म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से। लेकिन एक तवील अरसे से शहरियों की जानिब से जो पानी का बिल है वो अदा नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब सूरत हाल कुछ हद तक तब्दील हुई है और इंतज़ामिया की जानिब से सख्ती की गई है, जिसके बाद पानी का जो बिल है वो वसूल किया जा रहा है। आखिर ये बिल कितना वसूल किया गया है, कितना टारगेट है और अभी कितना बाकी मानदा है, कितने एरियर्स हैं, इस वाले सीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि क्या सूरत हाल चल रही है इस रिकवरीज के हवाले से, कितने हमारे नादहिंदा लोग हैं और कितने लोगों ने पैसे अदा कर दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने पहले बताया कि टोबा के शहरियों को जो है पानी की सहूलत म्यूनसिपल कमेटी मुहैया कर रही है, जो कि त्रिमू जो हमारी एक स्कीम है वो जंग से पानी आ रहा है और इसके अलावा बागट वाली साइड से पानी जो है वो शहरियों को सप्लाई किया जा रहा है। तो हमारे जो कनेक्शंस हैं जो वो तकरीबन 15,000 के करीब हैं, तो जो कमर्शियल हैं या जो घरेलू कनेक्शंस हैं उनकी तादाद मिला के 15,000 के करीब बनती है। तो उनका जो हमारा रिकवरी का टारगेट है वो 3.5 करोड़ है और इसके अलावा कुछ बकाया जात हैं तो मिला के कुछ 4-4.25 करोड़ के करीब बनता है। इस साल ये है कि हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की है शुरू से ही और शहरियों की तरफ से भी हमें काफ़ी तावन जो है वो उनकी तरफ से देखने में आ रहा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1.5 करोड़ के करीब जो है रिकवरी कर चुके हैं। बाकी ये है कि जो नाजायज़ कनेक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम फौरी तौर पे बिला किसी लिहाज के उनको काटा जा रहा है, उनको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। बस शहरियों से हमारी यही अपील है कि चूँकि म्यूनसिपल कमेटी जो है आप लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम कर रही है, साफ़ सुथरे अच्छे पानी का इंतज़ाम कर रही है, तो आप लोग अपने बिल जो हैं वो बाकायदगी से और टाइम पे जमा करवाएं। शहर में कितने के गैर कानूनी जो पानी के कनेक्शन है वो इस टाइम काम कर रहे हैं और कितने आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिनको ख़त्म कर दिया गया है? कुछ कनेक्शन जो हैं वो इलीगल हैं जो कागज़ों में मौजूद नहीं है, कुछ ऐसे कनेक्शन हैं जो लीगली लगे हुए हैं मगर वो नादहिंदा हैं। तो नादहिंदा लोगों के लिए हम लोगों ने फ़िलहाल यही किया है कि वो लोग अपने पेमेंट कर देंगे एरियर्स की, तो उनको नहीं फ़िलहाल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। बाकी जो शुक्रिया तैयब सैफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद फेस्को में हर माह 20,000 सारिफिन का इजाफा सामने आने लगा। गुज़श्ता 30 साल में यहां पर 3 साल के अंदर तादाद 42 लाख से बढ़कर 47 लाख हो चुकी है और फेस्को के पास पोल्स, ट्रांसफार्मर्स, मीटर्स और तारों का बहरान है। फेस्को मटीरियल बहरान के हकायक सामने आ गए हैं, जबकि फेस्को की जानिब से हर माह में 20,000 सारिफिन का इजाफा सामने आने लगा है। मजीद जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को हर माह में जो है वो 20,000 सार्फिन का इजाफा हो रहा है। इसी वाले से गुज़िश्ता 3 साल में फेस्को के सार्फिन की जो तादाद है वो 42 लाख से बढ़कर 47 लाख हो चुकी है। मगर इसके मुकाबला में फेस्को के पास जो मटीरियल है उसका शॉर्टेज दिखाई देता है। ट्रांसफार्मर्स, मीटर्स, पोल्स और इसके साथ साथ तार जो है वो फेस्को के रीजनल स्टोर में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में बढ़ते हुए सार्फिन की तादाद के मुकाबले में फेस्को के पास जो है वो मटीरियल का शॉर्टेज है। कुछ सार्फिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा, हमें बताइएगा कि आपने जो है वो किन मुश्किलात का जो है वो उस वापदा दफातर में आपको सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलात का सामना है। हमने पिछले 1.5 माह से एक मीटर की रिक्वेस्ट की हुई है, दरख्वास्त दी हुई है और मीटर के सिलसिले में हम उधर जाते हैं तो हमें न्यू डेट दे देते हैं। 1.5-2 माह हो गए हैं, आगे बापता हमारा काम ही नहीं कर रही, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। हमें यही बता दें कि पैसे लेके काम करना है तो वही हमें बता दें। 1.5 माह से हम लोग जलील हो रहे हैं और मेरा तो पहला मीटर नहीं मेरा लग रहा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि सार्फिन की भी जानिब से यही शिकवा किया जाता है। ये सूरत हाल एक सब डिवीजन की नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गफलत के बाद माली साल 2020 के इनकम टैक्स रिफंड्स केसेस की तादाद इस वक्त ताहाल ज़ेर इल्तवा है। FPR हेडक्वार्टर का 5 करोड़ रुपए तक मालियत के तमाम इनकम टैक्स रिफंड्स पर प्रोसेसिंग मुकम्मल करने का हुक्म। इसी पर मजीद जानेंगे, उमैर असमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में टैक्स गुजारों के अरबों रुपए के रिफंड जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं और इस हवाले से FPR हेडक्वार्टर की जानिब से मतहत दफातर के अफसरान को अहकामात जारी किए गए हैं
کہ ایکسپورٹرز کے وہ ریفنڈ جو کہ 5 کروڑ روپے تک کے ہیں تو ان پر فوری طور پر پروسیسنگ کی جائے اور اس کے بعد ان کی ابتدائی منظوری دی جائے. اور اس میں یہ بھی معاملہ سامنے ہے کہ سال 2020 کے بھی بہت سارے ریفنڈز ایسے ہیں جو کہ ابھی تک متعلقہ ٹیکس گزاروں کو ان کی ادائیگی نہیں ہو سکی ہے، جبکہ ایف بی آر کی جانب سے قوانین تو یہ بنائے گئے ہیں کہ کوئی بھی ٹیکس گزار جب اس کی شپمنٹ ایکسپورٹ پہ چلی جائے گی تو اس کے بعد جب وہ فاسٹر سسٹم پہ ریفنڈز کلیم کرے گا تو اس کے 72 گھنٹے کے اندر اس کو ریفنڈز کی ادائیگی کر دی جائے گی. مگر سال 2020 کے ابھی بھی بہت سارے ریفنڈز ایسے ہیں جو لٹکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ٹیکس گزاروں کو پریشانی کا سامنا کرنا ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. چنوٹ میں ریٹائرڈ اساتذہ اور اس کے حوالے سے لیو انکیشمنٹ کی ادائیگیاں کے لیے یہاں پر خوار ہونے لگے ہیں. سال 2020 میں 24 سے زائد ریٹائرڈ اساتذہ کو لیو انکیشمنٹ کی ادائیگیاں تاحال نہیں ہو سکی ہیں. اسی حوالے سے مزید جان لیں گے، عبدالقدیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، چنوٹ میں محکمہ تعلیم انتظامیہ ریٹائرڈ ملازمین کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکی. گزشتہ سال ریٹائر ہونے والے 24 سے زائد جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کو تاحال لیو انکیشمنٹ کی ادائیگیاں نہیں ہو سکی. اس حوالے سے جو پنشنرز ہیں وہ محکمہ تعلیم دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب بھی یہاں پر آتے ہیں ہمیں یہی کہا جاتا ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں آپ کو جو ہے وہ لیو انکیشمنٹ کی تمام تر جو ادائیگیاں کی جائیں گی. اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی سی او ایجوکیشن ظفر آباد ریاض سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام جو پنشنرز ہیں ان کا پرپوزل حکومت پنجاب کو بھیجا ہوا ہے، جو ہی ان کی رقم آئے گی تو ان کو جو ہے وہ چیک بھیج دیے جائیں گے. تو اس وجہ سے جو ریٹائرڈ ملازمین کو یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جلد سے جلد ان کو ٹھیک ہے عبدالقدیر، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد میں پیشہ ور گداگروں کے خلاف مہم ماند پڑ گئی ہے. چند روز زور و شور سے مہم جاری رہنے کے بعد سرد خانے کی نظر ہو گئی. چوک چوراہوں اور شاہراہوں پر بیکاریوں کی بھرمار مہم کی ناکامی کا ثبوت ہے. گداگروں کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک نہیں کرایا گیا. اسی پر بات کریں گے، طیب سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی طیب، بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ یہ مہم ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ بعد پولیس کی جانب سے گداگری کے خلاف مہم کو عملاً طور پر ختم کر دیا گیا ہے. آج سے چند ہفتے قبل آئی جی پنجاب کی جانب سے صوبہ بھر کے تمام اضلاع میں پیشہ ور گداگروں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، جس پر فیصل آباد پولیس کی جانب سے بھی بیکاریوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کرنے کے بعد ان کو عدالتوں میں پیش کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا تھا. مگر فیصل آباد میں کئی روز سے یہ مہم اب ماند پڑ چکی ہے. چند روز قبل جو مہم زور و شور سے جاری تھی اب وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. میں اس وقت ملت چوک پہ موجود ہوں. یہاں پر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں یہ بیکاری یہاں پر موجود ہے. یہ اشارہ چونکہ کھلا ہوا ہے اس وقت اشارہ بند نہیں ہو رہا. جیسے اشارہ بند ہوگا یہاں پر بیکاریوں کی بھرمار ہوگی. بیکاری ہر گاڑی کو روکیں گے اور بیکاریوں میں نہ صرف بچے شامل ہیں بلکہ خواتین بھی شامل ہیں، بوڑھے اور جوان مرد بھی بیکاریوں میں شامل ہیں. آج پنجاب کی جانب سے احکامات دیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بیکاری ہیں ان کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جائے. بایو میٹرک جو ڈیوائسز پولیس کو دی گئی ہیں ان کے ذریعے ان کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جائے. ان کا شناختی کارڈ نمبر لے کر اس سے بھی کرمنل ریکارڈ چیک کیا جائے. مگر فیصل آباد میں کسی بھی بیکاری کے کرمنل ریکارڈ چیک نہیں کیا جا رہا. چند سو مقدمات درج کرنے کے بعد پولیس کی جانب سے ذمہ داری. آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں جنگ میں پنجاب حکومت کے احکامات کے باوجود قبرستانوں کی حالت بہتر نہ ہو سکی اور قبرستانوں کی چار دیواری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. لائٹس اور پانی کا بندوبست بھی نہیں ہو سکا، جبکہ قبرستان آنے والے افراد مشکلات میں گھر گئے ہیں. بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، جھنگ میں قبرستانوں کی حالت کی بہتری جھنگ انتظامیہ کے لیے بڑا چیلنج بن چکی ہے. جھنگ میں تمام تر قبرستانوں کی حالت انتہائی بری ہو چکی ہے اور کوئی اس صورتحال پر نوٹس لینے کو تیار نہیں ہے. پنجاب حکومت نے بھی جو چیف افسران ہیں ان کو ہدایات جاری کی تھی کہ وہ تمام تر قبرستانوں کی حالت پر جو ہے وہ مفصل رپورٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بھجوائیں، لیکن وہ خانہ پوری کی رپورٹ بھجوائی گئی اور ابھی تک قبرستانوں کی حالت بہتر نہیں ہو سکی ہے. سلطان شاہ قبرستان، آدیوال، لولے شاہ قبرستان، جھنگ سٹی، سیٹلائٹ ٹاؤن اور دیگر جو تمام تر قبرستان ہیں اس وقت ان کی چار دیواری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. گندگی کے ڈھیر وہاں پر لگے ہوئے ہیں اور کوئی صورتحال پر دھیان دینے کو تیار نہیں. میں سے موجود ہوں جھنگ میں سلطان شاہ قبرستان میں، جس کا شمار جھنگ کے سب سے بڑے قبرستانوں میں ہوتا ہے. اور یہاں پر جو حالت ہے وہ حالت یہ کہ اس کی جو چار دیواری ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جس جگہ پر چار دیواری موجود تھی وہاں سے لوگوں نے اینٹیں اتارنا شروع کر دی ہیں، جبکہ اس کی جنازگاہ تقریباً 5 سے 7 سال ہو گئے ہیں کہ اس کی جنازگاہ
इजाज़गाह की तामीर नहीं हो सकी है और इस पूरे कब्रिस्तान में पानी तक मौजूद नहीं है। ऐसे अफराद जो यहाँ पर अपने प्यारों को दफनाने के लिए आते हैं उनके लिए वज़ू करना एक मुश्किल तरीन मरहला है, लेकिन कोई भी यहाँ पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आप भी इधर आए हैं, किस किस्म की परेशानी यहाँ पर देख रहे हैं, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? ये हमारा कब्रिस्तान सुल्तान शाह जी, इसमें ये जनाज़ागाह 5-10 साल से इसे ऐसे ही पड़ा है। इनकी और जो तमीरात की हुई है लोगों ने, वो भी उन्हें ईंटें निकालनी शुरू कर दी हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ ना कोई लाइट का इंतज़ाम है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है। लोग परेशान हैं इस वजह से। ग्राउंड के जहाँ जगह देखते हैं वहीं जनाजा पढ़ा देते हैं, जैसी जगह हो वैसी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाइफ स्टॉक की जानिब से फीड एक्ट मुतारिफ करा दिया गया है। कम क्वालिटी फीड बनाने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त जुर्माने किए जाएंगे। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर फीड मिल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का भी इंदिया दे दिया गया है। मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए लाइफ स्टॉक के हवाले से, तो यहाँ पर लाइफ स्टॉक की जानब से फीड एक्ट मुतारफ करवाया गया, जिसका मकसद ये है कि यहाँ पर तमाम फीड मिल्स को चेक किया जाना, जहाँ कहीं भी कोई मसला आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी। और इस सिलसिले में अहकाम दिए गए हैं कि जुर्माने भी पहले से ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो फीड के हवाले से अगर कोई क्वालिटी मुसलसल मुतासर होगी तो फिर उस फीड मिल की रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दी जाएगी और फिर उसके बाद वो फीड नहीं बना सकेंगे। वाज़ेह रहे कि ये अहकाम इसलिए दिए गए हैं कि ये 12 शिकायत किसानों की जानब से, इसके अलावा जो यहाँ पर पोल्ट्री फार्म्स जिन्होंने बनाए उनकी जानब से शिकायत सामने आ रही थी कि फीड लो क्वालिटी की बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महंगाई की मौजूदा सूरत हाल से ज़राई अद्वियात की खरीदारी मुश्किल हो गई है। रोज बरोज बढ़ती कीमतों से डीलर्स भी परेशान हैं। बात कर लेते हैं अबू तुराब तुराबी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबू तुराब, बताइएगा, इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात के बाद अब ज़राई अद्वियात खरीदना भी मुश्किल होती जा रही है। जी बिल्कुल, देखें दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से काश्तकार जहां पर डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफे से परेशान था, वहीं सोलर और ज़रई अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। ज़रई अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से काश्तकार और डीलर्स दोनों परेशान हैं, क्योंकि माली अखराजात जो हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, जबकि आमदन जो है वो वहीं की वहीं खड़ी है। महंगाई की वजह से काश्तकारों की परेशानी के साथ साथ डीलर्स की परेशानी भी बढ़ चुकी है, क्योंकि डीलर्स का कहना है कि हुकूमत जो है वो इस पेस्टिसाइड सेक्टर के लिए कोई अमली इकदामात करे, अमली रिलीफ फराहम करे, ताकि उन लोगों की मुश्किलात कम हो सकें। डीलर्स की मजीद क्या क्या मुश्किलात हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। मेरे साथ पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन के तर्जमान मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, रोज़ाना जो है वो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ रही हैं, काश्तकार शदीद परेशान हैं, आप लोग क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारा काम शदीद मुतासिर है। रोज़ बरोज़ महंगाई ने हमारा जीना हराम कर रखा है। रोज़ाना अखराजात बढ़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत कोई इकदामात नहीं कर रही। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बेहतरी के लिए हुकूमत क्या इकदामात करे? हुकूमत पेस्टिसाइड के अद्वियात के जो रेट हैं उनको कम करे, ताकि किसान आसानी से ख़रीद सके। किसान जो है बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से वो ज़रई अद्वियात ख़रीद नहीं रहा और फसलों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर के सीईओ हेल्थ के लिए बड़ा इम्तिहान। सीईओ की परफॉर्मेंस कोरोना वैक्सीन मुहिम की कारकर्दगी से मशरूर। टोबा समेत पंजाब भर में घर घर कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद जानने की हमारे साथ मौजूद है शाहिद महमूद। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अगर बात करें हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़ा इकदाम उठाया गया है कि अब जो है सीईओ हेल्थ जो है टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर के तमाम जो है उनकी कारकर्दगी जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन के साथ मशरूत कर दी गई। और आज बड़ी एक मुहिम का आगाज़ हुआ है टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर में कि अब घर घर जो है जाकर जो है वैक्सीनेशन चेक की जाएगी, कितने लोगों को लगी है, जितनों को नहीं लगी वहाँ पे जो है एक स्टेशन कायम किया गया और फौरी तौर पर वहीं पे जो है उनकी जो है वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। सीईओ हेल्थ जो है डॉक्टर काशिफ बाजवा मतलब मुकामात के दौरे भी कर रहे हैं, मेरे सर मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। डॉक्टर साहब, किस तरह देते हैं, एक बड़ा इम्तिहान हो गया अब तो आपकी कारकर्दगी के साथ, किस तरह समझते हैं इसको अचीव करने के लिए क्या इकदाम किए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि अभी आपने बताया कि हुकूमत पंजाब का ये बहुत बड़ा इकदाम है और ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है पूरे पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट दिया गया कि हम 80% या 100% तक अचीव करें कि हमारा हर बंदा इसके वैक्सीनेट हो जाए, ताकि हमारे डेली जो ज़िंदगी के कारोबार हैं और उनको कामयाबी से चलाया जा सके। इसके लिए हमने जो अपने टोबा टेक्सिंग में जो इक़दाम किए हैं, इसमें ऐसे है कि हमने डेली के 300 से लेकर 350 किट स्टेशंस मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ में हमने कायम किए हैं, ताकि उनके लिए हमारे पास हर बंदे तक पहुंचा जा सके। हमारी हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर कर रही हैं,
ہر گھر جا رہی ہیں اور ہر گھر سے فرض تقریباً ہماری 50% آبادی تو آلموسٹ کور ہو چکی ہے پہلے ہی، لیکن جو باقی رہ گئے ہیں ہم تک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان تک پہنچیں، لازمی پہنچیں. اور ایک میری التماس ہوگی عوام سے کہ وہ اس بات کو اپنے لیے بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.